लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेर ही दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय भगत स्वागत करता हूँ आपका वीबी क्लासेस में। आज हम देखेंगे बजट 2025-26। हम देखेंगे बजट जो 2025 का जो बजट है, आज उसके बारे में देखेंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। यह क्लास एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण होगी। कोई भी एग्ज़ाम में बजट से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही है। यह क्लास इम्पोर्टेंट होगी। देखिए, हम पहले बजट का इतिहास देखते हैं कि बजट का इतिहास क्या रहा है। 1860 ईस्वी में भारत में जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट पारित किया गया था। जो 1860 ईस्वी में भारत में जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट पारित किया गया था, ठीक है। और 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी द्वारा पारित किया गया था। जो 1947 में है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पारित किया गया था? जो वित्त मंत्री, उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे? षणमुखम शेट्टी, ठीक है। 1950 ईस्वी में गणतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री जॉन मथाई द्वारा पारित किया गया था। जो 1950 में गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, ठीक है, उनके द्वारा पारित किया गया था। बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई द्वारा 10 बार बजट पेश किया गया। बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई द्वारा 10 बार बजट पेश किया गया, ठीक है। भारत में पहली बार महिला द्वारा इंदिरा गांधी ने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में बजट पारित किया था। भारत में पहली बार एक महिला वित्त मंत्री, जो कार्यवाहक वित्त मंत्री थी, इंदिरा गांधी के द्वारा बजट पारित किया गया था, ठीक है। बजट के इतिहास में अंतरिम, पूर्णकालिक तथा सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पारित किया है। और देखते हैं, सबसे लंबी अवधि का बजट का भाषण निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया था। जो कब दिया गया था? 2020 में। इसका टाइम पीरियड कितना था? 2 घंटे 40 मिनट का। अभी तक का सबसे लंबा बजट पर भाषण था, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण बिंदु। जो 2025-26 का जो बजट है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? 1 फरवरी 2025 को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। यह कौन से नंबर की लोकसभा थी? 18वीं नंबर की लोकसभा थी, ठीक है। यह दूसरी बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया है। यह निर्मला सीतारमण जी ने कौन सी बार बजट पेश किया है? 8वीं बार बजट पेश किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस बजट में जो विकसित भारत में शामिल 6 बिंदु, इस बजट में जो विकसित भारत के 6 बिंदु शामिल किए गए हैं। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है गरीबी से मुक्ति। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है गरीबी से मुक्ति। दूसरा बिंदु है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा। दूसरा बिंदु क्या है? 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, ठीक है। और तीसरा बिंदु क्या है? इस विकसित भारत का तीसरा बिंदु क्या है? बेहतरीन, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा
तक पहुँच, बेहतरीन, सस्ती और सुलभ स्वस्थ सेवा तक पहुँच। चौथा बिंदु क्या है इसका है चौथा बिंदु 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। और पांचवा बिंदु क्या है इसका? पांचवा बिंदु है आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी। जो आर्थिक गतिविधियों में है 70% महिलाओं की भागीदारी। और इसका छठवां बिंदु क्या है? इसका छठवां बिंदु है हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का काम किया जाएगा इस बजट के तहत। ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण 6 बिंदु है, इन्हें याद रखना है। अब देखते हैं बजट 2025-26 की विकास यात्रा के बिंदु। जो बजट 25-26 की विकास यात्रा के मुख्य बिंदु क्या है? इसमें 4 इंजन रखे गए हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 इंजन रखे गए हैं। पहला इंजन क्या है? पहला इंजन है कृषि, दूसरा है MSME, तीसरा क्या है? निवेश, और चौथा है आयात। पहला क्या है? कृषि, दूसरा क्या है? MSME, तीसरा क्या है? निवेश, और चौथा क्या है? निर्यात। ठीक है, इसमें जो ईंधन सुधार का रूप है। ईंधन क्या है? सुधार का रूप है। और मार्गदर्शक प्रेरणा क्या है? समावेशिता। मार्गदर्शक प्रेरणा क्या है? समावेशिता। और लक्ष्य क्या है? विकसित भारत। लक्ष्य क्या रखा गया है? विकसित भारत। ठीक है दोस्तों, ये बजट को समझने का सबसे आसान क्लास है ये। इसके आगे देखेंगे हम जो प्रथम इंजन है। प्रथम इंजन कौन सा था? कृषि। प्रथम इंजन कौन सा था? कृषि था। इसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसमें जो पहले इंजन के तहत क्या बताया गया है? जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इसमें केंद्र सरकार राज्यों की भागीदारी से, जो केंद्र सरकार है राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का शुभारंभ करेंगी। जो केंद्र सरकार है राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का शुभारंभ करेंगी। ठीक है, इस कार्यक्रम में कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले को शामिल किया गया है। इसमें इस कार्यक्रम में कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? इसका उद्देश्य रखा गया है संवर्धित कृषि उत्पादकता। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? संवर्धित कृषि उत्पादकता, फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना। फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना। इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। ठीक है, और दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, दूसरा मिशन कौन सा है? दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। इसमें केंद्र सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेंगी। इसमें जो 3 किस्म की दाल है, जैसे तूर की दाल, उड़द और मसूर, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। जो तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेंगी। ठीक है, सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम किए गए हैं और बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। ठीक है, इसमें 3rd मिशन रखा गया है राष्ट्रीय उच्च पैदावार मिशन। इसमें 3rd मिशन कौन सा है? राष्ट्रीय उच्च पैदावार मिशन। ठीक है, और कपास उत्पादकता मिशन जो कितने वर्षों के लिए है? जो कपास उत्पादकता मिशन है यह 5 वर्षों के लिए है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा कितनी होगी?
जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण दिया जाएगा, जिसकी सीमा कितनी होगी, 3 लाख से 5 लाख की सीमा होगी। ठीक है। असम में यूरिया संयंत्र जिसकी क्षमता कितनी होगी, असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना होगी जिसकी क्षमता होगी 12.7 लाख मीट्रिक टन। ठीक है। अब इसका दूसरा इंजन देखते हैं। दूसरा इंजन है एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है। जो एमएसएमई है, एमएसएमई के लिए वर्गीकृत मापदंड में संशोधन किया गया है। जो एमएसएमई है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, इसमें एक मापदंड में संशोधन किया गया है। ठीक है। इसमें जो निवेश, इसमें पहला पॉइंट जो निवेश है, माइक्रो, जैसे 2.5 करोड़ तक के बिजनेस माइक्रो बिजनेस में आएंगे। ठीक है। ये माइक्रो में आएंगे, जिसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, जिसका 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। स्मॉल में 25 करोड़ तक के जो बिजनेस है, यह स्मॉल में आएंगे। और उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, इसका टर्नओवर होना चाहिए 100 करोड़ तक का। ठीक है। और मीडियम में 125 करोड़ तक का जो बिजनेस है, यह मीडियम में आएगा। पर इसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, इसका टर्नओवर होना चाहिए 500 करोड़। ठीक है। यह इसके मापदंडों में संशोधन किया गया है। अब देखते हैं आगे। एमएसएमई के लिए ऋण प्रति को सुलभ बनाना, एमएसएमई के लिए ऋण प्रति को सुलभ बनाना, पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों में 5 लाख की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड। ठीक है। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार लघु मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेंगी। जो मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार जो लघु मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन को स्थापना करेंगी। अब इसका देखते हैं हम तीसरा जो तीसरा इंजन है। तीसरे इंजन के तहत तीसरा इंजन क्या है, तीसरा इंजन है निवेश। तीसरा इंजन क्या है, निवेश। इसके तहत क्या क्या होगा, अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना होगी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की स्थापना होगी, राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी, शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा और डे केयर कैंसर केंद्र की स्थापना होगी। और काय की स्थापना होगी, निवेश के तहत काय में गवर्नमेंट निवेश करेंगी। अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना होगी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की स्थापना होगी, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की स्थापना होगी, राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी, शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा और डे केयर कैंसर केंद्र की स्थापना होगी। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं इसके बाद पीएम स्वनिधि योजना चलाएंगे। ठीक है। सामुदायिक विकास निधि की स्थापना होगी। जो उड़ान योजना है, निवेश के तहत जो तीसरा जो इंजन था निवेश का, इसके तहत उड़ान योजना की स्थापना होगी। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी। बिहार में एक तो मखाना बोर्ड की स्थापना होगी और बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा प्रदान की जाएंगी। और मिथिलांचल में कोसी नहर परियोजना चलाई जाएंगी। जो मिथिलांचल में है, कोसी नहर परियोजना चलाई जाएंगी और ज्ञान भारतम मिशन की स्थापना करेंगे। अब हम देखते हैं इसका चौथा इंजन। चौथा इंजन क्या है, चौथा इंजन है निर्यात। चौथा इंजन क्या है, चौथा इंजन है निर्यात। ठीक। निर्यात के तहत क्या होगा, निर्यात संवर्धन मिशन चालू करेंगे। जो चौथा इंजन क्या है, निर्यात के तहत जो निर्यात संवर्धन मिशन चालू करेंगे। ठीक है। ईंधन के रूप में सुधार। अब इसमें ईंधन के रूप में क्या सुधार करेंगे, जो वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास करेंगे। जो वित्तीय क्षेत्र है, इसमें सुधार और विकास करेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं जो इसका राजकोषीय घाटा, जो 2024-25 में हमारा राजकोषीय घाटा कितना रहा है, हमारा 2024-25 में राजकोषीय घाटा रहा है
4.8%। जो हमारा 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना रहा है 4.8%, और 25-26 में हमारा राजकोषीय घाटा कितना रहा है 4.4%। ये हमने कम किए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो 36 जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स पर छूट मिलेंगी। जो 36 जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं उन पे छूट मिलेंगी। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कितनी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं? 36 जीवन रक्षक दवाइयों पर छूट मिलेंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं टैक्स की बात करते हैं। पहले 50 लाख के अमाउंट पर जीरो टैक्स लगता था। ठीक है, अभी भी जीरो है। पहले 60 लाख के अमाउंट पे 23,400 रुपये टैक्स लगता था, अभी वह जीरो है। ठीक है, अभी 12 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है, अभी जो 12 लाख के जो ऊपर का अमाउंट है, अभी जो 12 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है उस पे अब टैक्स लगेगा। ठीक है, 12 लाख तक के अमाउंट पर जीरो टैक्स कर दिया गया है। ठीक है, ये स्लैब दिया हुआ है, आप देख लीजिए। इसमें जो 12 लाख के ऊपर, जैसे 13 लाख पे 1,95,000 पहले लगता था, अभी अब लगेगा मात्र कितना 26,000 रुपये टैक्स। ये इसकी स्लैब है, जो टैक्स की स्लैब है, ये देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पर्सनल इनकम टैक्स। जो टैक्स की जो स्लैब है, अभी मैंने आपको पीछे बताया 0 से 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख पे 5% का टैक्स है, 8 से 12 लाख पे 10% का है, 12 से 16 लाख पे 15% का है, 16 से 20 लाख पे 20% का है, 20 से 24 लाख पे 25% का है, और 24 लाख से ऊपर पे 30% का टैक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो बजट में है, बजट में जो केंद्रीय राजस्व एवं व्यय, यानी पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, अब हम वो देखेंगे। जैसे हमारा जो पैसा रुपया आता है उधार और अन्य देयता से कितना रुपया आता है 24 पैसे रुपये आता है। ठीक है, निगम कर से 17 पैसे आता है, आयकर से 22 पैसे आता है, सीमा शुल्क से 4 पैसे आता है। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसे आता है, जीएसटी एवं अन्य कर से 18 पैसे आता है, ऋण एवं भिन्न प्राप्ति से 9 पैसे आता है, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्ति से कितना 1 पैसा आता है। ठीक है, अब हमारा रुपया जाता कहाँ है? सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? उधार एवं अन्य देयता से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। सेकंड नंबर पे है आयकर से आता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है? जीएसटी से आता है पैसा सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब हम देखेंगे रुपया जाता कहाँ है। सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ जाता है? ब्याज। सबसे ज़्यादा पैसा जाता है करों और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्से में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। सेकंड नंबर पे जाता है सबसे ज़्यादा पैसा काय पे? ब्याज अदाई में। जो ब्याज अदाई में सबसे ज़्यादा पैसा कितना जाता है? 20 पैसे। जैसे मान लो 1 रुपये में से 20 पैसे कितना जाता है, किस में जाता है? ब्याज अदाई में जाता है। ठीक है, 8 पैसे केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में जाता है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16 पैसे जाता है, रक्षा में 8 पैसे जाता है, प्रमुख आर्थिक सहायता में 6 पैसे जाता है, वित्तीय आयोग और अन्य अंतरण में 8 पैसे जाता है, पेंशन में 4 पैसे जाता है, अन्य व्यय में 8 पैसे जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिए केंद्रीय बजट 25-26 का जो केंद्रीय राजस्व एवं व्यय देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसमें जो केंद्र सरकार है इसमें कितना पैसा किस पर कितना खर्च करेंगी, अब ये देखते हैं। ठीक है, जो 25-26 के लिए बजट अनुमानित है इसमें देखेंगे जो ब्याज में इतना पैसा जाएगा। ठीक है, ब्याज में हमारा कितना पैसा जाएगा? 12,76,338 करोड़ रुपए हमारा ब्याज में जाएगा। 5,48,649 रुपये 49 करोड़ ये परिवहन पर खर्च होगा। 4,91,732 करोड़ रक्षा पे खर्च होगा। 3,83,407 रुपये जो प्रमुख सब्सिडी है
इस पे खर्च होगा। पेंशन पे होगा 2,76,618 करोड़ रुपए पेंशन पे खर्च होगा। 2,66,870 करोड़ 17 करोड़ ग्रामीण विकास में खर्च होगा। 2,33,211 करोड़ रुपए जो गृह संघ एवं राज्य में खर्च होगा। और कर प्रशासन में 1,86,632 करोड़ रुपए इस टाइप से। शिक्षा पे कितना होगा? 1,28,650 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च होगा। 98,311 करोड़ स्वास्थ्य पे खर्च होगा। शहरी विकास में 96,777 करोड़ शहरी विकास पे। आईटी एवं दूरभाष में 95,298 करोड़ रुपए दूरभाष एवं आईटी विभाग में। ऊर्जा पे 81,174 करोड़ रुपए ऊर्जा पे। वाणिज्य एवं उद्योग में 65,553 करोड़ रुपए वाणिज्य उद्योग में होगा। वित्त में कितना होगा? 62,924 करोड़ रुपए वित्तीय सेवा में होगा। जो सामाजिक कल्याण है इसमें 60,052 करोड़ रुपए होगा। वैज्ञानिक विभाग 55,679 करोड़ रुपए वैज्ञानिक विभाग में। विदेश मामले में 20,517 करोड़ विदेश मामले में होगा। पूर्वोत्तर विकास में 5,915 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर विकास में। और अन्य में 4,82,653 रुपए अन्य खर्चों में। ठीक है, अब हम देख लिए ये खर्च कि बजट में किस विभाग में कितना पैसा खर्च करेंगी गवर्नमेंट। ठीक है, आज के लिए ये दोस्तों बजट को समझने का एक सबसे सरल तरीका था। मैंने आपको सबसे सरल तरीके से समझाया हूँ जो केंद्रीय बजट था 24-25 ठीक है दोस्तों, ये क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।